हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट। तो आज की जो हमारी वीडियो वो रहने वाली है इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो आज हम लोग इसका लेक्चर 7 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो हमारा इंटरव्यू के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और जो बच्चे कैंपस रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं अभी, कैंपस से प्लेसमेंट वगैरह जो कॉलेजेस में है, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अपने इंटरव्यू में, जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और एक और चीज़, क्योंकि थोड़े हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको लगी है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। ठीक है, अगर हम कोई ब्रिक वर्क कर रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए तो उसमें कितनी ब्रिक्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है, वो मेरा आप इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप लोग। तो जिन्होंने उस वीडियो को देखा हुआ है बच्चों ने, तो वो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि 1 क्यूबिक मीटर वर्क ब्रिक वर्क अगर हम लोग करते हैं तो कितनी ब्रिक्स यूज़ करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आई होप अभी तक उन्होंने कमेंट्स कर दिए होंगे। अब देखते हैं इसको आगे। तो अगर हम लोग बात करें तो जो स्टैंडर्ड साइज़ रहता है ब्रिक का वो रहता है हमारा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और नॉमिनल साइज़ रहता है जो ब्रिक का वो रहता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अगर बात करें दोनों के साइज़ में डिफरेंस क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का वो होता है सिर्फ ब्रिक का साइज़। ठीक है, नॉमिनल साइज़ होगा विद मोटार। ठीक है, जब हम लोग कहीं यूज़ कर रहे हैं, मान लो ब्रिक मिशनरी में इसको यूज़ करने वाले हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं मोटार के साथ। तो 1 सेंटीमीटर इसलिए इसको इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि इतना हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतना इसके ऊपर मोटार चढ़ेगा। ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर। तो ये हो गया इसका नॉमिनल साइज़। अब हमें एक ब्रिक का नॉमिनल साइज़ पता है। ठीक है, हमें निकालना किसके लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रिक का साइज़ जो है उसको डिवाइड कर देंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे, जो 1 क्यूबिक मीटर है उसको एक ब्रिक के साइज़ के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कितनी नंबर ऑफ ब्रिक चाहिए। अब एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने कि जिसके लिए हमें निकालना है वो किसमें, क्यूबिक मीटर में है, लेकिन हमारे पास जो साइज़ है वो सेंटीमीटर में है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मीटर में कन्वर्ट करने की बात करें तो 1 सेंटीमीटर, अगर हम लोग मीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर रहते हैं। तो अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 20 को डिवाइड करा देंगे 100 से। तो 20 को 100 से डिवाइड कराने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 10 और 10, जो 10 आ गया और एक और 10 है, ठीक है, इन दोनों को भी कर लेंगे तो 0.1 और 0.1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो ब्रिक का साइज़ है वो किस में आ चुका है, आप देख सकते हो कि हमारे पास ये मीटर में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 को डिवाइड करा देंगे 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 से। ठीक है, तो इसको वैल्यू को फाइंड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 500। ठीक है, तो 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए हमें 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके के लिए अगर आपको 5 क्यूबिक मीटर के लिए पूछा जाता है तो आपको 1 के लिए पता है। ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा लो सीधा, तो आपको पता चल जाएगा कितनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के लिए फाइंड कर सकते हैं कि कितनी ब्रिक्स आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर हाउ मेनी स्टेयर्स इज अ लैंडिंग प्रोवाइडेड इन पब्लिक रेजिडेंशियल प्लेसेस। ठीक है, पब्लिक रेजिडेंशियल प्लेसेस में, ठीक है, हम लोग जो लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं वो कितने स्टेप्स के बाद प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो 12 स्टेप्स के बाद में हम लोग लैंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड देखें, ठीक है, ऐसे नहीं कि बुक्स में जो लिखा होता है, ठीक है, बुक्स में तो 12, लेकिन 10 to 12 स्टेप्स के बाद में हमें प्रोवाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंफर्टेबल वॉक रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग कहीं सीढ़ियों से आ रहे हैं, सीढ़ियाँ लेके आ रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट वगैरह वहाँ पे नहीं है, तो आप पब्लिक प्लेसेस पे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वॉक करने के लिए क्योंकि लैंडिंग होना चाहिए, 10 to 12 स्टेप्स जो होता है आसानी से कोई भी इंसान चल सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें लैंडिंग प्रोवाइड कर देनी चाहिए। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, अगर पब्लिक प्लेस है कोई, तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कहाँ तक प्रोवाइड कर सकते हैं, तो 16 से ज़्यादा आपको नहीं प्रोवाइड करना है कहीं भी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। और अभी क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आंसर बात करें तो 12 स्टेप्स के बाद हम लोगों को लैंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ अ स्टेप इन अ स्टेयरकेस इज नोन एज। ठीक है, आपने स्टेप देखा होगा, एक तो होता है जिसके ऊपर हम लोग पाँव रखते हैं, ठीक है, वो होता है हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ठीक है, एक होता है ऐसे स्टेप जो होता है ना राइज किया होता है, ठीक है, ऐसे ऊंचा होता है। ठीक है, तो एक होता है वर्टिकल पोर्शन उसका, ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल पोर्शन। तो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ये पूछने हैं उसको क्या बोलते हैं, और ये वर्टिकल पोर्शन उसके बारे में नहीं पूछा, लेकिन मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, वो भी पूछा जा सकता है। तो जिसके ऊपर हम लोग पाँव रखते हैं, ठीक है, पाँव, हमारा पाँव जिसके ऊपर आता है तो वो होता है हॉरिजॉन्टल पोर्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। और जो इसका वर्टिकल पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राइजर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज इन OPC 33 ग्रेड, ठीक है। अब बात हो रही है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 डेज में कितनी आती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो 33 ग्रेड का है, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहेगी 3 डेज़ के बाद, ठीक है, अगर उसको टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ आपको, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड जो होता है, ठीक है, हमारा उसका हम लोग प्रोपोर्शन लेते हैं, 1:3 का प्रोपोर्शन रहता है। वर्केबिलिटी हम लोग इसके लेते हैं, जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो रहता है वो रहता है 0.4। और सैंड का अगर हम लोग वेट की बात करें तो 550 ग्राम हम लोग सैंड ले लेते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, मोटार जो होता है, ठीक है, इसका मोटार बनना क्योंकि सीमेंट और सैंड का, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग फिल्ड करते हैं, ठीक है। मोल्ड जो होता है हमारा जनरली उसका साइज़ रहता है, ठीक है, 70.5 mm या हम लोग 75 mm का मोल्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उस मोल्ड में से, ठीक है, जो हम लोग उसको कास्ट करेंगे, ठीक है, तो कास्ट करने के बाद में उसको क्या करना है, जो हम लोगों ने कास्ट करा वो उसको डाल देना है, ठीक है। 7 डेज़ के लिए हम लोग उसको किस में डाल देंगे, पानी में डाल देंगे, ठीक है। पानी में डालने के बाद में उसको 7 डेज़ के बाद निकाल लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे UTM मशीन पे, ठीक है। UTM मशीन कौन सी होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, उस पर टेस्ट करेंगे। और अगर इसकी मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ 28 डेज़, 7 डेज़ और 3 डेज़ के बाद कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, तो अगर मैं 28 डेज़ के बाद बात करूँ तो कितनी स्ट्रेंथ रहती है, 33 ग्रेड है तो कितनी रहेगी, 33 Nm क्या रहेगी। अगर 7 डेज़ की बात करें तो 2/3 हो जाती है, ठीक है। 2/3 आप 33 आप निकाल के मुझे कमेंट में बताइए कि 2/3 कितना रहता है इसका। और अगर 3 डेज़ की बात करें तो 3 डेज़ में कितनी स्ट्रेंथ हो जाती है, 50% स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 50% मतलब अप्रॉक्स हम मान सकते हैं कि 17 Nm² हमारी स्ट्रेंथ आएगी। 3 डेज़ में 50% रहती है, 7 डेज़ में मैंने आपको बताया 2/3 रहती है। 2/3 कितना रहेगा 33 का, मुझे कमेंट्स में बताइए। और 28 डेज़ में कितनी आती है, 33 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ क्विक सेटिंग सीमेंट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। हमारा जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जिप्सम का कंटेंट होता है ना सीमेंट में, उसको क्या करते हैं हम लोग रिड्यूस करते हैं, ठीक है। बेसिकली जिप्सम क्या करता है, अगर आपको जिप्सम की प्रॉपर्टीज़ जब मेरी MCQ सीरीज़ में उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करा हुआ है हर एक चीज़, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उस सीरीज़ को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो SSC JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई सीरीज़ है। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कवर करे हुए हैं, तो क्वेश्चन में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता हूँ हर एक क्वेश्चन की, और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं तो उसके रिलेटेड प्रॉपर हम लोगों ने बताया हुआ है। तो अगर आप किसी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उन सीरीज़ को भी जरूर देखिएगा। तो अभी बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम क्या करता है, इंक्रीज़ करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को बनाना है क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा जिप्सम का कंटेंट, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में एल्यूमिनियम सल्फेट की। एल्यूमिनियम तो आपको पता है क्या करता है, इम्पार्ट्स करता है क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में एल्यूमिनियम सल्फेट को इंक्रीज़ करते हैं। और जो सीमेंट के, ठीक है, क्लिंकर्स होते हैं उसको फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं सीमेंट क्लिंकर्स की। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है हमारे पास, क्विक सेटिंग सीमेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो प्रॉपर इसकी जो लाइनिंग आप देख सकते हो यहाँ पे, इट इज़ प्रोड्यूस बाय एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, फाइन ग्राइंडिंग सीमेंट क्लिंकर्स एंड रिड्यूसिंग प्रपोर्शन ऑफ जिप्सम। तो इस तरीके से हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्विक सेटिंग सीमेंट को कहाँ पे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर वी यूज़ क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्विक सेटिंग सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को वाटर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। अंडर वाटर कंक्रीटिंग वगैरह हो गया, या हमारे जो ग्रूटिंग ऑपरेशंस वगैरह रहते हैं आपको पता है, तो उसमें हम लोगों को क्या होता है, जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के रिलेटेड आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है इसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहता है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, SSC JEE में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्विक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना रहता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है क्विक सेटिंग सीमेंट का वो कितना रहता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पोल्ड एंड स्लैग सीमेंट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। जो हमारा पोल्ड एंड स्लैग सीमेंट होता है ये कैसे प्रोड्यूस होता है। बेसिकली जो पोल्ड एंड स्लैग सीमेंट होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, जिप्सम का हो गया, सीमेंट क्लिंकर्स हो गए, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया। तो इनका जब हम लोग एडिशन करवाते हैं, ठीक है, इन तीनों का, तो उससे क्या होता है हमारे पास पोल्ड एंड स्लैग सीमेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एडिशन ऑफ ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, उसके बाद में जिप्सम और सीमेंट क्लिंकर्स, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है वो क्या किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की अगर बात करें तो क्लोराइड्स और जो सल्फेट्स अटैक होते हैं ना, उनके अगेंस्ट जो क्या आता है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, लाभदायक रहता है, हेल्पफुल रहता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, अगर मैं एक चीज़ और प्रॉपर्टी इसमें बताना चाहूँगा, इसकी जो परमेबिलिटी लेस होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, इसकी हायर वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये क्या, इसकी एक और हायर वाटर टाइटनेस प्रॉपर्टी होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू लेस परमेबिलिटी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वी प्रोड्यूस लाइम, ठीक है। लाइम कैसे प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लाइम का, अगर आपको लाइम साइकिल के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, तो इसको आप लिख लीजिए साथ में, जहाँ मतलब अच्छे तरीके से सुन लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। बेसिकली पहले आते हैं क्वेश्चन पे कि लाइम कैसे प्रोड्यूस होता है। तो लाइम का कहते हैं, कैल्सिनेशन करवाते हैं हम लोग लाइमस्टोन की, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास लाइम प्रोड्यूस होता है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप पूरे इसके साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। लाइमस्टोन बेसिकली क्या होता है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो। तो CaCO3 को हम लोग जो क्या करते हैं, इसकी कैल्सिनेशन करवाते हैं, मतलब हीट करते हैं इसको, तो इससे क्या होता है, हमारे पास लाइम प्रोड्यूस होता है। लाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaO प्लस CO2, ठीक है। CaCO3 टूट के क्या बन जाता है, CaO प्लस CO2 बन जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो CaO है, ठीक है, ये हो गया क्विकलाइम हमारा, ठीक है। ये हायर एफिनिटी शो करता है वाटर की तरफ, ठीक है। तो वाटर के साथ जब ये रिएक्ट होगा, ठीक है, H2O के साथ रिएक्ट होगा, CaO प्लस H2O होगा, तो ये क्या बनाएगा, CaOH2, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लैम्प बोलते हैं, ठीक है, या हाइड्रोलिक लैम्प भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये CaOH2 स्लैग्ड लैम्प है, ये क्या करता है, हायर एफिनिटी शो करता है किसकी तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, ठीक है। और उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, फॉर्म होता है, प्रिसिपिटेट बनाता है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। तो क्या होता है, CaOH2 जो होता है ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ, तो फिर से क्या बना देता है, CaCO3 बना देता है, फिर से लाइमस्टोन बन जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल है, ठीक है। पहले क्या करते हैं, लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन होती है तो वो लाइम में बनता है, लाइम को उसके बाद में वाटर की तरफ एफिनिटी शो करता है तो वो स्लैग्ड लाइम या हाइड्रोलिक लाइम बन जाता है। फिर वो क्या करता है, एफिनिटी शो करता है कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ, तो फिर से क्या बन जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्ले इम्पार्ट्स विच प्रॉपर्टी टू लाइम, ठीक है। जो क्ले होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी इम्पार्ट्स करती है लाइम में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर इसकी हम लोग बात करें तो क्ले बेसिकली क्या इम्पार्ट करती है, सॉरी, क्ले इम्पार्ट करती है हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी होती है ना जो लाइम में, ठीक है। हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी होती है वो इम्पार्ट करती है क्ले, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि क्ले क्या करती है, हाइड्रोलिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो इम्पार्ट करती है। और अगर इसकी रेंज की बात करें, ठीक है, क्ले कंटेंट जो होता है, ठीक है, लाइम में, तो उसकी रेंज की बात करें तो 8 to 30% होता है, ठीक है। और ये इसकी वजह से होता क्या है, ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्ले तो हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर रही है, इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से इसको बनाती है इनसॉल्युबल इन वाटर बनाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फैड लैम्प। फैड लैम्प का कलर क्या होता है, सबसे पहले फैड लैम्प क्या होता है, ठीक है, उसके और भी नाम होते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फैड लैम्प को रिच लैम्प, प्योर लैम्प, हाई कैल्शियम लैम्प, ये ठीक है, या आप इसको वाइट लैम्प भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, जब हम लोग, ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम प्योर लाइमस्टोन से, ठीक है, जिसकी प्योरिटी की बात करें तो 90 to 95% इसकी प्योरिटी होती है और 5 to 10% इसमें क्ले कंटेंट होता है, ठीक है। ये करता है, प्रोसेस करता है हाई प्लास्टिसिटी, ठीक है, और ये स्लोली सेट होता है, ठीक है। जनरली इसको हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है। जैसे इन वर्क्स की बात करें तो कौन कौन से वर्क्स आ गए, जैसे वाइट वॉशिंग वगैरह रहता है, फिनिशिंग वर्क रहता है, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती है, तो वहाँ पे हम लोग फैड लैम्प यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसका कलर कौन सा होता है, प्योर वाइट कलर होता है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वी यूज़ फैड लैम्प, तो ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि कहाँ पे हम लोग फैड लैम्प को यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती, फिनिशिंग वर्क के लिए, प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग एटसेट्रा के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ पोर लैम्प, ठीक है, जो पोर लैम्प होता है उसका कलर क्या होता है, ठीक है। पोर लैम्प का कलर कौन सा होता है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसका मड्डी वाइट कलर होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये बेसिकली जो इम्प्योर लाइमस्टोन होता है ना, जिसमें क्ले कंटेंट ये होता है ग्रेटर देन होता है 30%, उसमें उससे ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसकी पोर वाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत कम होती है और इन्फीरियर वर्क्स वगैरह के लिए हम लोग इसको जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मार्वल इज़ एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। जो मार्वल है वो किस टाइप मतलब एग्जाम्पल कौन सी टाइप की रॉक है, ठीक है। तो मार्वल की बात करें तो मार्वल कौन सी है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। अगर इसकी पेरेंट रॉक की बात करें तो इसकी पेरेंट रॉक कौन सी है, किससे बनता है, ये लाइमस्टोन से, ठीक है। तो लाइमस्टोन इसकी क्या है, पेरेंट रॉक है, ठीक है। और ये मार्बल की अगर बात करें तो कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरिंग वर्क के लिए, कॉलम्स वगैरह के लिए, ठीक है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल वर्क्स वगैरह एटसेट्रा, किचन्स वगैरह में आप देखते हो तो मार्बल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो अगर स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ग्रेटर होती है किससे, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर से क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी ग्रेटर होती है, ठीक है, ग्रेटर देन रहती है। कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक की बात करें तो कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक क्या रहता है, 12 पॉइंट हमारा जो 22.4 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर से जो कन्वेंशनल साइज़ होता है ब्रिक का ये ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक भी आपको याद रखना है। इनके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियोज़ भी हैं, प्रॉपर वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं। ब्रिक वर्क और ब्रिक मिशनरी के ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो चल रही है जिसमें मैं SSC जे के क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आपको सीमेंट के ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो इनके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह अगर देखना हो SSC जे में जो पूछा गया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको कवर करा हुआ है। तो उन वीडियोस को आप एक बार जरूर देखिएगा, उससे आपके जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह रहता है फिर भी तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम प्रॉपर आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे, ठीक है। तो एक बार उन वीडियोस को आप जरूर रिफर करिएगा। ब्रिक्स की ऑलरेडी वीडियोस हमारी चल रही हैं, तो उसमें आप देख सकते हो प्रॉपर हर एक चीज़ हम लोगों ने ब्रिक्स के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, व्हाट इज़ द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहती है, ठीक है। अगर मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें जो फर्स्ट क्लास ब्रिक रहती है तो उसकी कितनी रहती है, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इससे कम नहीं होनी चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक के केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड क्लास ब्रिक के केस में। अगर सेकंड क्लास ब्रिक के केस में बात करूँ तो उसकी रहती है 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक है, जिसको हम जहाँ जनरल बिल्डिंग ब्रिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स जो रहती हैं हमारी, तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी रहती है, 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहती है, ठीक है। तो इन सब तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्लास की 10.5, सेकंड क्लास की 7.5 और थर्ड क्लास की 3.5। तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्लास या सेकंड या थर्ड में से किसी की पूछी जा सकती है या तीनों की पूछ लेंगे कि बताओ कि जो ब्रिक्स रहती हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास, डिफरेंट क्लास के लिए उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, वो फर्स्ट क्लास के लिए 10.5, सेकंड क्लास के लिए 7.5 और थर्ड क्लास के लिए 3.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज़ नॉट मोर देन, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती हैं उसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्लास ब्रिक की। सेकंड क्लास ब्रिक में जो वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है वो 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर थर्ड क्लास ब्रिक की बात करें तो थर्ड क्लास ब्रिक में जो वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन होना चाहिए, 25% से मोर देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ वन ब्रिक। अगर एक ब्रिक के वेट की बात करें तो वो कितना रहता है, एक ब्रिक का जो वेट रहता है वो रहता है 3.5 to 3.6 kg के आसपास रहता है, ठीक है। तो जनरली आप अगर आप मतलब कि एग्जाम में SSC पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन में 3 to 3.5 भी देखने को कभी कभार मिल सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए कर रहे हैं तो आप इसको 3.5 to 3.6 बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये वेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक। अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक की बात करें तो उसमें वेट कितना रहेगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक का वेट कितना रहता है, 1800 kg रहता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आज हम लोग 24 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये अभी हमारा जो 25th क्वेश्चन है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट जनरली शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। तो कितने स्टेप्स हमें जनरली जो है प्रोवाइड करने ही होते हैं अगर हम लोग, ठीक है, स्टेयर्स में, ठीक है, फ्लाइट में कितने स्टेप्स मिनिमम होते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर ऑफ स्टेप्स हमें प्रोवाइड करने ही होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जो क्वेश्चन हम लोगों ने जो डिस्कस करे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करे। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट्स है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, प्रॉपर आपके कमेंट्स के आंसर करेंगे हम लोग। मैं इंस्टा पे भी आ गया हूँ, तो इंस्टा पे आप मुझे फॉलो करिए। और उसका लिंक जो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह है, ठीक है, तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं आप लोग। तो आप मुझे मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं।
तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यूज़ वीडियोस वगैरह आए तो नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन वगैरह मिलती है, हमारा सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ता ही है कि और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, और साथ में मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मतलब लोग हमें देख लें, फिर मन करता है कि हाँ और वीडियोस लाएँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएँ आपके लिए। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो वीडियोस हम लोग वगैरह बना रहे हैं तो उनका फ़ायदा ले सकें। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।